हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक क्वेश्चन आपके सामने, एक सिलेंडर है, उसका मास m गिवन है, r रेडियस गिवन है, एक सरफेस पर रखा हुआ है। सरफेस के बारे में बोल रखा है कि एनफ रफ है। एनफ रफ कहने का मतलब कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, ये म्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होने का ये मतलब, देखो इनडायरेक्टली इसने बोल रखा है कि एनफ रफ है, इसका मतलब कि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होने वाली। यानी ये जो सिलेंडर का ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये इस पर स्लिप नहीं करने वाला, यानी रोल करेगा। तो एनफ रफ से तो एक बात क्लियर हो गई कि नो स्लिपिंग। यहाँ पे कहने का मतलब है कि नो स्लिपिंग। डायरेक्टली यहाँ पे बोला नहीं है कि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है, यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही। इसका मतलब जो भी हो रहा है यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रहा है। और जब प्योर रोलिंग हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट और साथ ही साथ सरफेस का ये जो पॉइंट है, दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। और जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो इनके बीच जो लगने वाला फ्रिक्शन है ना, वो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना। तो एक बात और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक नहीं होगा। जो भी फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा दैट विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो ये चीज़ें हम सिर्फ यहाँ पे एनफ रफ लिखा हुआ है, इसके ज़रिए हम लोगों ने यहाँ पे फिगर आउट किया। साथ ही साथ यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है। और यहाँ से आपसे पूछ रखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ अल्फा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्योर रोलिंग होने वाली है। तो जब प्योर रोलिंग होने वाली है तो अल्फा के बारे में पूछ रखा है। साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पूछा है कि जो फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट हो रहा है वो फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी हैं। ठीक है। हम डायनामिक्स ऑफ CDRM की बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए आप इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे। यानी जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उसमें हो सकता है कि एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा हो और साथ ही साथ फ्रिक्शन भी लग रहा हो, तो फ्रिक्शन भी नेट एक्सटर्नल फोर्स में इंक्लूड होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। साथ ही साथ टॉर्क की इक्वेशन ऑफ लिखेंगे तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर आप लिख रहे हैं उस केस में आई इंटू एल्फा, और जो आई लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अबाउट सेंटर ऑफ मास ही आपको लेना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर टॉर्क की इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिख रहे हैं उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लेनी है इनटू अल्फा। अब ये IAR होता क्या है कि देखो कई बार होता है ना कि बॉडी CDRM कर रही है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रही है, तो इसमें एक पॉइंट के अबाउट वो बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रही होती है। वहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता। कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जिसके अबाउट हम ऐसा मान लेते हैं और ऐसा फील होता है हमें कि बॉडी जो है वो प्योर रोटेशनल मोशन में। यहाँ पे लिखा भी है कि एक्सिस अबाउट विच बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशनल मोशन ड्यूरिंग CDRM। ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में 2-4 सवाल हम करेंगे जहाँ पे हम कैलकुलेशन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लेके करेंगे, और वहाँ पे टॉर्क की इक्वेशन जो होगी हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लेंगे। तो वहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आएगा। फिलहाल इस सवाल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो F हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारे के सारे फोर्सेस को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला फोर्स जो हमारा है, जो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगा है उसको हमने दिखा दिया भाई। एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F के बराबर लगा हुआ है। ठीक है। साथ ही साथ इसका जो सेंटर है, ये सेंटर के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है ना। तो सेंटर के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर एक एक्सेलरेशन आ गया, ये इस डायरेक्शन में। इस एक्सेलरेशन को हमने स्मॉल a बोल दिया। ठीक है। साथ ही साथ बॉडी चूँकि प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है तो इसके पास अल्फा भी आएगा, और चूँकि प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है तो अल्फा को हम यहाँ पे A/R यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। सेंटर के पास ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन आप कह सकते हो, या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A हो गया। अब ज़रा देखिए फ्रिक्शन के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। ये अल्फा ऐसे क्लॉकवाइज, आप ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में आप कह सकते हैं, यानी कि बॉडी की जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये जो सिलेंडर है, इसकी टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ जाने की। ऑब्वियस सी बात है जब टेंडेंसी पीछे की तरफ जाने की होगी तो इसके पास फ्रिक्शन लग जाएगा आगे की तरफ। आप समझिएगा, क्योंकि अल्फा इस तरफ से है, अल्फा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसकी टेंडेंसी होगी इधर जाने की, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो ये यहाँ पे एक फ्रिक्शन हमने यहाँ पे दिखा रखा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अभी हमने बात किया द फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। फ्रिक्शन जो कि पेयर में एक्ट होता है, तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो भैया यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा जिस सरफेस पे ये
रोलिंग हो रहा है, ये फ्रिक्शन यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा इधर, ठीक है। और क्या क्या फोर्सेस लगने वाले हैं बॉडी पे, तो आप बोलोगे यार कि बॉडी का जो मास है ना वो तो स्मॉल m सिलेंडर का दे रखा है यहाँ पे, तो इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से एक्ट होगा mg। थोड़ा बड़ा दिखा दे रहे हैं ऐसे ही, ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो गया इसका वेट। और कौन सा फोर्स एक्ट होगा, आप बोलोगे यार कि जिस सरफेस पे ये रोलिंग मोशन हो रहा है ये सरफेस नॉर्मल भी तो ऑफर करेगा, नॉर्मल टू द कॉन्टेक्ट पॉइंट, तो एक नॉर्मल फोर्स लगा जस्ट यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो ये हमने सिलेंडर की फ्री बॉडी डायग्राम बना ली। अब यहाँ पे बारी आती है इक्वेशंस बनाने की, ठीक है ना। ये फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन तो हम ट्रांसलेशनल मोशन को कंसिडर करते हुए बनाएंगे, ठीक है। तो हमने लिखा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू, अब देखेंगे पीछे छोटा सा फॉर्मूला ही सिर्फ हमने लिखा था कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चूँकि ये सिलेंडर एक रेगुलर बॉडी होता है तो इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा जो इसका फिजिकल सेंटर है। तो जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसको लेट मी राइट इन वेक्टर फॉर्म, ये हो गया। एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, एक तो ये एफ फोर्स लगी रहा है जो कि कांस्टेंट था, ये प्लस एक्स की तरफ आप ऐसे कह सकते हो, फ्रिक्शन फोर्स भी प्लस एक्स की तरफ है। सो यहाँ पे हमने लिखा एफ प्लस ये फ्रिक्शन फोर्स एफ एस, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया इज इक्वल्स टू मास एम और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही इसका सेंटर ऑफ मास है तो इसका एक्सेलरेशन हो गया ए, एंड दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, माफ़ कर दीजिए इसको हटाते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई अपनी, ठीक है। देखो एक चीज़ और कई दफ़ा ये होता है ना कि ये चीज़ हम समझ नहीं पाते कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी किधर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप किधर भी मान लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इनकेस आपने इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन मान ली होती ना, जैसे आपके दिमाग में ये आता है कि यार एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है प्लस एक्स की तरफ, तो इस पॉइंट की टेंडेंसी होगी प्लस एक्स की तरफ भागने की, तो जैसे ही सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो पीछे फ्रिक्शन लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया होता ना तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, वो एडजस्ट हो जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आती है। तो इसलिए आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन को लेकर ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। सो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन से एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन हम टॉर्क की इक्वेशन बनाएंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है कि रोलिंग मोशन हो रहा है तो टॉर्क की इक्वेशन बननी है, ठीक है। आर इसका रेडियस है, ये आर ये रेडियस हो गया, ये रेडियस आपका आर हो गया, ठीक है ना। अब टॉर्क की इक्वेशन हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही बनाते हैं। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे, और ये हो गया अल्फा। माफ़ करिएगा यार यहाँ पे वेक्टर नहीं होगा, ये हो गया अल्फा, यहाँ पे होगा, ठीक है। टॉर्क के बारे में देखते हैं। तो टॉर्क जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके टॉर्क लिखने हैं हमें, तो एक फोर्स ये लग रहा है, ठीक है ना। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई इसके अबाउट हम टॉर्क लिख रहे हैं ना, सेंटर के अबाउट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये रेडियस खुद अपने आप में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसका टॉर्क आप कह सकते हैं क्लॉकवाइज होगा। तो हमने लिखा एफ और ये हो गया आर, ठीक है। इस फ्रिक्शन का टॉर्क अगर हम देखें तो फ्रिक्शन का टॉर्क देखो ये हो गया एफ, और साथ ही साथ इसके अबाउट सॉरी इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी आर के बराबर है, लेकिन इसका टॉर्क जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऐसे आप कह सकते हो फ्रिक्शन का टॉर्क जो होगा क्लॉकवाइज होगा, सॉरी फ्रिक्शन नहीं, एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा और ये फ्रिक्शन का टॉर्क होगा जो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हमें यहाँ पे फ्रिक्शंस के यहाँ पे टॉर्क जो है उनको ऐड नहीं करना, सब्सट्रैक्ट करना है। तो लेट अस सपोज हमने क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव मान रखा है और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको क्या मान रखा है, नेगेटिव मान रखा है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क चूँकि एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको माइनस करेंगे, तो ये आपका हो गया फ्रिक्शन फोर्स एफ एस मल्टीप्लाइड बाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का, सो दिस इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। सो दिस इज एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हमने लिखा यहाँ पे एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, साथ ही साथ अल्फ़ा। अब आप देख रहे हैं कि प्योर रोलिंग का केस है तो अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई ये आर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ये आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आर कॉमन लेंगे तो ये आर से ये जो बचा हुआ आर है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सामने हुआ सॉरी एफ और यहाँ से हुआ माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू इधर बचा एम ए बाई 2। सो दिस इज एम ए बाई 2।
दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन हमने बना ली। अब सिंपल सी यहाँ पे मैथमेटिक्स है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की कहानी बन गई है। एफ और फ्रिक्शन के फॉर्म में यहाँ पे की इक्वेशन, एक इक्वेशन यहाँ पे है, दोनों इक्वेशन को सिंपली हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे ना, आप देखो कि फ्रिक्शन यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में कट जाएगा, और एफ और एफ मिलके इतना इधर हो गया आपका 2f इज इक्वल्स टू, इधर आपका ma, ठीक है, ma प्लस यहाँ पे आपका है ma/2, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2f इज इक्वल्स टू 2 + 1 3, यानी 3ma/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन हमें निकालना हो, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 × 4, आपका हो गया 4f डिवाइड बाई ये 3m इधर आ जाएगा, सो ये आपका हो गया 3m, ठीक है। सो हमने यहाँ पे बातों ही बातों पे जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट कर लिया, 4f डिवाइड बाई 3m। जब एक दफ़ा आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो फिर अल्फ़ा में बचा ही क्या, आप लिख सकते हैं यार कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू यहाँ पे a/r, ठीक है। तो अल्फ़ा को आप a/r लिख लो, सो a/r, और a की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, 4f/3m। सो a को हमने लिखा 4f डिवाइड बाई ये हो गया 3m, और साथ ही साथ ये आपका है r। सो अल्फ़ा भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं सिलेंडर का, 4f डिवाइड बाई 3m/r। सो दो चीज़ें हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको अगर क्या बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स निकालना है तो आप किसी भी इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो हम इसी इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, या इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लो, यहीं से हम कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। F माइनस एफ एस इक्वल्स टू ma/2 है। सो यहाँ से F माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू ma/2 है। एफ एस को इधर करो, ma/2 को इधर कर लो, सो आपका हो गया F माइनस ma/2 इज इक्वल्स टू एफ एस, फ्रिक्शन फोर्स। और F की वैल्यू अगर आप देखिए यहाँ से लिख सकते हैं आप 3ma/4 लिख सकते हैं आप। F की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो 3ma/4 लिख सकते हैं यहाँ से F। तो F की वैल्यू 3ma/4 लिख लिया, सो दिस इज़ 3ma, ये 4 नीचे आ जाएगा, बाई 4 माइनस ma/2 इज इक्वल्स टू एफ एस। अब आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए, सिर्फ यहाँ पे एलसीएम उलसीएम लेके कैलकुलेट करना है। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये नीचे 4 हो जाएगा, 3ma/4 माइनस 2ma/4, ये आपका हो जाएगा ma/4 इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया एफ एस, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने गड़बड़ ये करी है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है ना हमने ए के टर्म्स में निकाल दी, हालांकि ए के टर्म्स में निकालना कोई ज़रूरी नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे हमें एफ़ की वैल्यू नहीं लिखनी थी, हम सिंपल ए की वैल्यू जो निकाले हैं ना वो लिख देते तो कैपिटल एफ़ के टर्म्स में आ जाती। कैपिटल एफ़ के टर्म्स में अगर आपको निकालनी है तो फिर से क्या, वही उल्टा काम, ए की वैल्यू 4f/3m रखो, तो यहाँ से विच इम्प्लाइज ये आपका हो गया एफ एस इज इक्वल्स टू एम, और ए की वैल्यू 4f/3m, 4f डिवाइड बाई ये आपका हो गया 3m, साथ ही साथ यहाँ पे 4 है आपका, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये m से m कैंसिल आउट हो गया। सो आप देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे निकल के आ गया F/3। माफ़ करिएगा यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, क्या पता कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ए के टर्म्स में ही पूछ देता है एक्सेलेशन के टर्म्स पे, तो एक्सेलेशन के टर्म्स में भी हमने ma/4 ये आंसर निकाल रखा है, कैपिटल F के टर्म्स में पूछता तो F/3 हो जाता। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। एक चीज़ और, जो हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बार बार बात कर रहे हैं ना, तो आप ज़रा समझिएगा कि ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट और ये जो सरफेस का पॉइंट है, दोनों के बीच में यहाँ पे कोई भी स्लिपिंग नहीं है, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। यानी इस पॉइंट के अबाउट आप ये कह सकते हैं कोई भी यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन नहीं, मतलब इस पॉइंट के अबाउट बॉडी जो है वो प्योरली रोटेट कर रही है। सो ये जो पॉइंट है ना, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट कुछ मोमेंट के लिए आप मान सकते हैं कि बॉडी जो है प्योर रोटेशन मोशन में, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव स्लिपिंग तो हो नहीं रही है किसी भी तरह की,
ठीक है। तो इसके अबाउट अगर हम टॉर्क की इक्वेशन लिखें तो आप कैसे लिखते हैं? देखिए यहाँ पे जो टॉर्क की इक्वेशन लिखे हैं ना, आप बोलोगे यार कि यहाँ पे नॉर्मल भी था, एम भी था, उसका टॉर्क क्यों नहीं लिखा? तो भाई एम और नॉर्मल जो है ना सेंटर से ही पास कर रहे हैं, तो इनका टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए इनके टॉर्क को लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिख के ज़रा देखते हैं। सो टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू, ये आई लेंगे आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, साथ ही साथ अल्फ़ा, ठीक है ना, ओके। इसके अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं। तो भाई इसके अबाउट टॉर्क की इक्वेशन आप लिखोगे तो फ्रिक्शन का टॉर्क ज़ीरो, क्योंकि यहीं से पास कर रहा है, एम का टॉर्क ज़ीरो, नॉर्मल का टॉर्क ज़ीरो, सिर्फ और सिर्फ किसका टॉर्क आएगा? तो इस एफ का टॉर्क आएगा, ठीक है ना। तो इसका टॉर्क आएगा एफ मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका हो गया आर प्लस आर, ये आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल्स टू। अब यहाँ के अबाउट हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब देखिए यहाँ के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू है प्लस एम आर स्क्वायर, भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगाएंगे, तो एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर, ये आपका थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू। ये क्या चीज़ निकला? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, ठीक है ना, थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू हो गया, और ये अल्फ़ा, अल्फ़ा को हमने लिख दिया ए बाई आर, ये आर से आर कैंसल आउट और ये आर से आर कैंसल आउट, ये टू एफ इधर हो गया, टू एफ इज इक्वल्स टू थ्री एम ए बाई टू, ओके, थ्री एम ए बाई टू, विच इम्प्लाइज यहाँ से अगर ए आपको निकालना है, ए इज इक्वल्स टू 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 ज़ा फोर एफ बाई थ्री एम, तो ये आपका हो जाएगा फोर एफ बाई थ्री एम। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पहले भी जो हमने ए कैलकुलेट किया था ना, वो वही था, ठीक है ना। और अल्फ़ा अगर आपको लिखना है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, तो सिंपली ए बाई आर, जब भी आप ए बाई आर करोगे तो ये फोर एफ बाई थ्री एम और ये आर, अब देखिए अल्फ़ा वही निकल के आएगा ना, फोर एफ बाई थ्री एम आर, फोर एफ बाई थ्री एम आर, तो आंसर पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर सवाल में आप ढूंढ पा रहे हैं तो ये काफ़ी बढ़िया है, इससे इक्वेशन छोटी आपकी बनेगी, मे भी आपकी कम इक्वेशन में काम चल जाए, ठीक है। देखिए यहाँ भी एक्सेलेरेशन फोर एफ बाई थ्री एम निकला था, यहाँ भी फोर एफ बाई थ्री एम निकला है। तो ये एक छोटा सा सवाल हमने लिया जिसमें हम लोगों ने जाना कि प्योर रोलिंग मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसके सेंटर के एक्सेलेरेशन को, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलेरेशन को, साथ ही साथ अल्फ़ा और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे जो फ्रिक्शन हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान रखा है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में मान के सेम चीज़ करें, ठीक है। जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में मानेंगे तो टॉर्क की इक्वेशन में यहाँ पे प्लस करते हैं, क्यों? क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आपने फ्रिक्शन मान लिया, आप सोचो ऐसे, आपने अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन मान रखा है एफ एस, तो इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि आंसर जो होंगे आपके नेगेटिव में आ जाएंगे, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और नेगेटिव का ये मतलब है कि भैया जो आपने डायरेक्शन मान रखी है ना बेटा वो गलत है, तो वहाँ पे आप उसको फिर से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे फिर अगले सवाल में, ऐसे ही छोटे छोटे सवालों के जरिए हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।